हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने कई सारी चीज़ों की जैसे रिंग हो गया और डिस्क हो गया, ये सब कुछ हम इन सब चीज़ों की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ दूं, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन करेगा। मतलब हम किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मोशन होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा। अपनी कॉपी पेन निकालो और जो जो मैं नोट्स बनाता जा रहा हूँ वो सब कुछ बनाते जाओ, ठीक है। अरे आओ भाई आओ। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, ठीक है, चेंज ना हो विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन से रंग से बनाऊं? नीले रंग से बना देता हूँ। मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसे बनाते हैं। हर लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हर लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये सब कुछ हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हाँ, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने एक चार्ज को रख दिया। इनिशियली ये रेस्ट पे है, मान लेते हैं इनिशियली ये रेस्ट पे है। हाँ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। हाँ, अब एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। हाँ, फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई। कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई। तो इस चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगी। हाँ, और कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई फोर्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन यही क्यों है? मैंने ये चीज पहले भी बहुत बार समझाई है कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड फोर्स, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। आ गया? हाँ, अब क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगी। और कितनी आएगी? क्यू ई के बराबर। हाँ, तो फोर्स हमारे पास कितनी आई? क्यू ई। अब हमें एक चीज पता है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। हाँ, तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं वो क्या आएगा? क्यू ई बटे एम। एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो क्या आ गया? क्यू ई बटे एम। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो मास है वो किसका मास है? इसी चार्ज बॉडी का मास है। एक बॉडी है जिसपे चार्ज है क्यू और उसका मास है एम, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड में? इतनी आ गई। हाँ, अभी अगर एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ, अब अगर एक बॉडी है तो उसका चार्ज भी तो क्यू कांस्टेंट ही रहेगा, सेम। ऐसा तो होगा नहीं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका चार्ज बढ़ गया या घट गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, और मास बॉडी का वो भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट और M कांस्टेंट, तीनों चीजें कांस्टेंट है। हाँ, इसका मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन है
क्या वो भी कांस्टेंट आ गई? हाँ या ना? इसका मतलब जो हमारी एक्सेलरेशन है क्या वो भी कांस्टेंट आ गई? हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब ये जो है वो क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, कहां लिखूं? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में क्या चीज होती है? ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। जो हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस कब वैलिड होती है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, एंड यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब इस केस में ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये क्या होंगी? ये क्या होंगी? वैलिड होंगी। हम इनका यूज कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, छापो इसको। अरे छापो भाई छापो। अरे छाप दिया? मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ या ना? मिटा दूं? ठीक है। आ गया इतना? अच्छा, अब यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे? यहाँ से हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पहली चीज क्या पूछी जा सकती है? क्या पूछी जा सकती है? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि ये रेस्ट पे था, हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया था। हाँ, अब इस पे आगे की तरफ, इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। कितनी? QE। इस पे इधर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, QE। अब जब फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन आएगा। हाँ, तो ये यहां से यहां ऐसे जाएगा, ये चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ये चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, एंड कुछ टाइम के बाद ये चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा। हाँ, अभी भी इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी, अभी भी इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी F, बट बात यह है कि कुछ टाइम यहां से यहां जाने पर, कुछ टाइम यहां से यहां जाने पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी। इतना समझ में आया? थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कुछ टाइम के बाद इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी। हाँ, ऑब्वियस बात है। अभी कितनी वेलोसिटी आई होगी टी टाइम के बाद, वही हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो भी पूरा का पूरा सेटअप है ना, वो किसका सेटअप है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। मतलब इस पूरे एरिया में ग्रेविटी नहीं है, वरना तो नीचे की तरफ भी एक फोर्स आ जाती है mg। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, हमने mg वगैरह सबका कुछ लेना देना नहीं है, ये एकदम ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अब मैंने कहा कि क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। हाँ, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v हमें निकालना है, u कितना है? अरे u तो 0 है, u तो 0 है। हाँ, तो बचा क्या? 80, 80 बचा। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था? QE बटे m, QE बटे m। अरे t क्या है?
टी वो टाइम है जिस टाइम के बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितनी आ गई, क्यू ई टी बटे एम, क्यू ई टी बटे एम, क्यू ई टी बटे एम। आ गया। हाँ, अच्छा दूसरा क्या है, वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस डी। मतलब ये पहले जब यहाँ पे रेस्ट पे था तो इसके ऊपर आगे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगी। हाँ, अब इस फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ा। तो इन्होंने कहा कि जब ये डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, जब ये डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, मान लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, ये कुछ ना कुछ डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया। वेलोसिटी आफ्टर कंप्लीटिंग कवरिंग, वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ से डी डिस्टेंस आगे कवर करने के बाद इसके ऊपर कितनी वेलोसिटी थी, इसकी कितनी वेलोसिटी थी। हाँ, निकाल दे। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, v हमें निकालना है, u क्या है 0, u क्या है 0, u क्या है 0, तो u स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है क्यू ई बटे एम, और s क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले यहाँ पे था d डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो कितना हुआ d। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2QED बटे m। कितनी आ गई वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ 2QED बटे m। हाँ ठीक है भाई, इसको भी बक्से में बंद कर लो। ये सब कुछ याद नहीं रखने हैं, याद नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं कि एकदम याद करने लग गए, याद करने की जरूरत ही नहीं है यार। इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं ना, हाँ बाकी सब कुछ यहाँ से कर लेना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन में u 0 ही क्या हो सकता है क्वेश्चन में u कुछ ना कुछ हो तो हम u प्लस at कर देंगे, a की जगह QE बाई एम रख देंगे। ठीक है, वो भी दिखा दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर अच्छा लिख देते हैं, यहीं पे दिखा देता हूँ, इफ u was not 0, इतना क्यों लिख रहा हूं मैं, इफ u is not equal to 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताओ, मजदूरी करवा दो इनसे। ठीक है, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस a कितना है क्यू ई बटे एम, और ये यहाँ पे आ गया t। तो तब वेलोसिटी कितनी आती, इतनी आती, आ गया, तब वेलोसिटी कितनी आती, इतनी आती। अच्छा यहीं पे देख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा हुआ था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू ई बटे एम इंटू डी, ऐसे आ जाता। यू स्क्वायर की मान लो कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होती तो वो निकाल लेते, जैसे यू दिया हुआ है 5, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, फिर इस चीज की वैल्यू निकाल लेते, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 25, एंड ये पूरा कैलकुलेट करा, इस पूरे की वैल्यू आ गई 75। मान लो एग्जांपल लेने में क्या जा रहा है, तो 25 प्लस 75 कितना हुआ 100, तो v स्क्वायर आ गया 100, तो v कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो, मानने में कुछ जा थोड़ी रहे, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, अगर u 0 नहीं है कुछ और दिया हुआ है, वरना तो डायरेक्ट ये चीज भी है, बट इनको फिर भी याद रखने की सजेशन मैं नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि कंसेप्ट पता रखो, फोर्स कितना लग रहा है, और उसके साथ हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एम ए करके। हाँ, फिर उसके बाद ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वहीं से सब कुछ काम हो जाएगा, तो ये इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाल दी टी टाइम के बाद, और वेलोसिटी निकाल दी डी डिस्टेंस कवर करने के बाद, और क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे, मिटा दूं इसको, मिटा दूं इसको। हाँ, आ गया इतना, ठीक है। और हमसे क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं,
डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, कि टी टाइम के बाद टी टाइम में इस चार्ज ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आओ भाई निकालते हैं ये भी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, u जीरो है तो यू टी भी क्या हो जाएगा, जीरो। बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, क्यू ई बाई एन, और टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, हाफ क्यू ई टी स्क्वायर बटे एन। कितना आया, कितना आ गया कि टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। किससे निकाला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। आ गया था, आ गया था। हाँ अच्छा, और हमसे क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछा जा सकता है, मोमेंटम, मोमेंटम इन या ऐसे देखो, मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद कितना मोमेंटम था इस चार्ज के पास। मोमेंटम क्या होता है, अरे वो वाला मोमेंटम नहीं, ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो क्रिकेट देखते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कौन से मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। वो वाला मोमेंटम नहीं, ये वाला फिजिक्स वाला मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकाला है टी टाइम के बाद। तो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, m तो टी टाइम के बाद भी m ही रहेगा, मास, मास थोड़ी चेंज होगा टाइम के साथ, वेलोसिटी जरूर चेंज हो जाएगी। तो टी टाइम के बाद अभी हमने वेलोसिटी कितनी निकाली थी, पिछले ही स्लाइड में हमने टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी निकाली थी, कुछ इतनी निकाली थी, है ना। हाँ, तो क्या मैं इस चीज को यहाँ पुट कर सकता हूँ, अरे बिल्कुल कर सकता हूँ, किसने रोक लिया मुझे। ठीक है, अब ये m और ये m कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। तो ये कितना आया, क्यू ई टी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू ई टी, क्यू ई टी, ठीक है। आ गया, अरे आ गया, है ना। हाँ अच्छा, इस चीज की एक और अप्रोच है, एक और अप्रोच, कौन सी, हमें पता है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब कई लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू एम ए, भाई साहब कुछ लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू एम ए, जो कि गलत है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एम ए इसका बाद में एक रिजल्ट आता है एक स्पेसिफिक केस के लिए, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए एक स्पेसिफिक केस के लिए रिजल्ट आता है, ठीक है। बट जो एक्चुअल न्यूटन ने कहा था वो क्या कहा था, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखना, जो डेल्टा पी है, क्या वो एफ डेल्टा टी आ सकता है ना। जो डेल्टा पी है मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या वो एफ इंटू डेल्टा टी आ सकता है, हाँ। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इनिशियली जब ये बॉडी रेस्ट पे थी, जब ये बॉडी रेस्ट पे थी, तब टाइम कितना था, अरे तब टाइम भी तो जीरो था, तभी तो हम उसको इनिशियल बोल रहे हैं, तब टाइम जीरो था। ये तो कहानी, ये वाली जो कहानी है वो कुछ टी टाइम पे है, यहाँ टाइम जीरो था, यहाँ टाइम कितना हो गया, टी। बोला भाई ना, मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, कि टी टाइम गुजरने के बाद कितना मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा टी निकालूं, चेंज इन टाइम निकालूं, कि वो कितना आ जाएगा, टी माइनस जीरो, मतलब टी, हाँ है ना, लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम वी, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम यू। हाँ देखो यार, अरे यार देखो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, हाँ।
इज इक्वल्स टू एफ टी। हाँ, अब एक चीज देखो, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो एन यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। बचा क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल मोमेंटम बच गया। इसी को तो हमने कहा था मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, पी इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ टी के बराबर, फोर्स इनटू टाइम के बराबर। फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, क्यू ई, और टी तो टी ही है हमारे पास, तो मोमेंटम क्या आ गया, क्यू ई टी। वहां पे भी क्या आया, मोमेंटम क्यू ई टी, यहाँ पे भी क्या आ गया, मोमेंटम क्यू ई टी। आ गया अपने? हाँ, अरे हाँ है ना, आ गया कि नहीं, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। छापो इसको, छाप लिया, अरे हाँ है ना, छाप लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, कौन सी चीज, कितनी चीजें हमने कर ली, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कर लिया, वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस एक्स भी कर लिया, मोमेंटम कर लिया, डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी वो भी निकाल लिया, चार चीजें हो गई। अभी आती है हमारे पास पांचवी चीज। पांचवी चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। टी टाइम के बाद मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी, तो टी टाइम पे जितनी वेलोसिटी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बहुत बढ़िया। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, क्यू ई टी बटे एम, एंड इसका स्क्वायर करना है। हाँ, ये m इस m से एक कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी हमारे पास कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 2m। आ गया, अरे आ गया, है ना, अरे आ गया, है ना। हाँ, अच्छा एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, या x छोड़ो d ही बोल दो, कि d डिस्टेंस कवर करने के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, ठीक है। कैसे निकालें, हमें पता है एक चीज, हमें पता है फिजिक्स की एक बहुत ही अच्छी चीज, कौन सी अच्छी चीज, कौन सी अच्छी चीज, कहाँ लिखूं, ये लिख दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। जिनको ये चीज नहीं पता यहां पे देख लो, एंड ये चीज हमेशा वैलिड है, ये चीज हमेशा वैलिड है। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, कि किसी भी बॉडी ने कितना वर्क किया, किसी भी बॉडी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वही वाला आएगा यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो वो चीज क्या कराएगी, कुछ ना कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कराएगी। हाँ, वही निकालना है हमें, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F मान लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस D,
इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। हाँ, अब एक चीज देखो, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब उसमें वेलोसिटी का टर्म आ रहा है। तो जब इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली कितनी होगी, जीरो। तो के ई इनिशियल को मैंने बोल दिया जीरो, बचा क्या, के ई फाइनल। के ई फाइनल, और के ई फाइनल क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस डी। हाँ, ठीक है। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कितना है, क्यू ई, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, क्यू ई डी। कितनी आ गई, क्यू ई डी। आ गया, अरे हाँ है ना, आ गया, अरे बोलो बच्चों बोलो, आ गया। कितनी है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस डी, कितनी है, क्यू ई डी। कैसे निकाला हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अरे आ गया है ना, हाँ ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। कौन से क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ऐसे मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक चार्ज है मेरे पास। हाँ, अब ये इनिशियली, अब ये इनिशियली कुछ ना कुछ यू वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे उसमें हमारा चार्ज इनिशियली रुका हुआ था, रेस्ट पे था। अभी मैं कह रहा हूं कि इनिशियली ये कुछ ना कुछ यू वेलोसिटी के साथ चल रहा है, और मुझे इस चार्ज को रोकना है, मुझे इस चार्ज को रोकना है, मुझे इस चार्ज को रोकना है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो है इसके पास, बट इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे जीरो करनी है। हाँ, और कैसे जीरो करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर जीरो करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो क्या मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, तो क्या मुझे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये रुक जाए, हाँ है ना। अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इस तरफ, हाँ है ना, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए इस तरफ, हाँ या ना, हाँ ठीक है। वो इस पे कितना फोर्स लगाएगी, क्यू फोर्स लगाएगी। हाँ, तो एक चीज देखो, जब वेलोसिटी इस तरफ है, जब वेलोसिटी इस तरफ है तो इसको रोकने के लिए हमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, अगर यहीं पे एक माइनस क्यू चार्ज होता, वो भी इसी तरफ, वो भी इसी तरफ कुछ यू वेलोसिटी के साथ, इसको मैंने फेंक दिया, अभी मुझे इसको भी रोकना है। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा कि इस पे इधर की तरफ फोर्स लगे रोकने के लिए। ऑब्वियस बात है ना, फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी मोशन के, ताकि वो रुक पाए। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, सोचना। नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तभी फोर्स इस तरफ लगेगी, और ये कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, और ये कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मतलब किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगानी पड़ती है। क्या हो गया भाई साहब, खड़े खड़े गिरते जा रहा हूँ मैं, क्या हो गया मुझे। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी बॉडी जो कि चल रही है उसको रोकने के लिए
उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन या फोर्स। और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन मतलब जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। देखो वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स या एक्सेलरेशन इस तरफ है। अरे फोर्स एक्सेलरेशन की बात तो हो गई, जब एक्सेलरेशन होगा तब फोर्स होगा, जब फोर्स होगा तब एक्सेलरेशन होगा, एक ही बात तो है। यहाँ पे भी देखो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों, सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों मोशंस को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन, ठीक है। हाँ अच्छा, जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। उस केस में वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस में वेलोसिटी घटेगी तो हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, बोले स्टॉपिंग डिस्टेंस ये क्या होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज या कोई भी बॉडी यू वेलोसिटी के साथ चल रही है तो कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगी, कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाएगी, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे नहीं नहीं, क्या लगा रहा हूँ मैं भाई साहब, क्या हो गया मुझे, अभी मैं खड़े खड़े गिर रहा था और अभी मैं ये खतरनाक सी चीज करने जा रहा हूँ। क्या हो गया मुझे बताओ। तो हम कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हमें फाइनल वेलोसिटी जीरो चाहिए। अरे इसी को तो बोलेंगे कि बॉडी रुक गई जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। यू स्क्वायर तो भाई यू है तो इसका यू स्क्वायर रहेगा। हाँ अब यहाँ पे एक चीज देखना, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, क्यू ई बटे एम। हाँ और एस क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया और डी डिस्टेंस के बाद ये रुक गया। अब बीच में मैंने क्यों जगह छोड़ी है, क्योंकि ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। बोले नेगेटिव क्यों, देखो u इस तरफ है, फोर्स या एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। दोनों सेम होते तो प्लस आता। ये नेगेटिव है तभी तो ये जीरो हुआ, अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो क्या है, कभी जीरो हो पाता नहीं। तो ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि बीच में नेगेटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से देखो, इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा। हाँ तो 2QED बटे m इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हाँ अगर मैं यहाँ से d निकालूं तो कितना आएगा, mu स्क्वायर बटे 2QE, mu स्क्वायर बटे 2QE, mu स्क्वायर बटे 2QE। क्या इतना आया, क्या इतना आया, हाँ ना, क्या इतना आया। अच्छा इसी चीज को करने की एक और अप्रोच बताओ, एक और अप्रोच बताओ, क्या मैं इसी चीज को वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकता हूं, कैसे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल बॉडी रुक रही है, फाइनली बॉडी रुक रही है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आएगी, जीरो। हाँ ठीक है। वर्क डन कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो फोर्स कितना है, क्यूई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये तो आगे जाके, जैसे इसी का अगर मैं बनाऊं, इसी को अगर मैं बनाऊं अच्छे से, तो पहले ही यहां पे था, अब ये कुछ टाइम के बाद यहां पे डी डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पे रुक गया और फोर्स थी पीछे की तरफ। देखो फोर्स पीछे की तरफ है पर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है। फोर्स पीछे की तरफ है पर ये चला आगे है, ये चला आगे है,
क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ इनिशियली वेलोसिटी थी, इसी वजह से। फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस एफ डॉट टी। समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा? माइनस क्यू ई इंटू डी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। या तो एक काम करते हैं, इसी स्टेप पे इन दोनों माइनस को उड़ा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी? हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ, यहां से अगर मैं डी निकालूं तो वो कितना आएगा? एम यू स्क्वायर अपॉन 2 QE। क्या ये दोनों सेम चीज है? हाँ। क्या ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है? हाँ। तो एक ही चीज को हमने दो तरीकों से करके दिखा दिया। एक तो यहाँ से सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। एग्जाम के टाइम पे जो भी चीज क्लिक करे उसी चीज को करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आ गया? अरे हाँ, है ना, आ गया। ठीक है, छापो ये सब कुछ, छापो छापो छापो। छाप लिया? अरे छाप लिया, हाँ है ना, बता दो। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, कौन सा? कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने तीन अलग अलग चार्जेस रख दिए। कौन कौन से चार्ज? तीन अलग अलग चार्ज रख दिए। कौन कौन से? एक था प्रोटॉन, एक था ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन, ठीक है, एंड एक था एल्फा पार्टिकल। ठीक है, इन तीनों पे कुछ ना कुछ फोर्स लगी, एंड इन तीनों पे इधर की तरफ फोर्स लगी और इधर की तरफ इनकी एक्सेलरेशन थी। इसकी एक्सेलरेशन थी ए पी, इसकी थी ए डी एंड इसकी थी ए अल्फा। अलग अलग एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना आया? इतना आया? हाँ। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? फाइंड ए पी रेशियो ए डी रेशियो ए अल्फा, ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम कैसे करें इस चीज को? अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल आखिर होते क्या हैं। प्रोटॉन हमें सभी को पता है, प्रोटॉन हम सभी को पता है। इस पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर पर पॉजिटिव में प्लस ई, और इसका मास मैं बोल देता हूँ mp, बोल सकता हूँ, है ना? हाँ। अच्छा, ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, एक ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज देखो, इसका चार्ज कितना होगा? क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो इसका चार्ज भी कितना है? ई। और इसका मास कितना होगा? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास लगभग लगभग सेम होता है। तो अगर प्रोटॉन के मास को मैं एमपी बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन के मास को भी मैं एमपी बोल सकता हूँ, है ना? लगभग लगभग, हाँ। तो इसका टोटल मास कितना होगा? mp प्लस mp, मतलब 2mp। हाँ। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है He4 2+, मतलब हीलियम का न्यूक्लियाई, हीलियम का न्यूक्लियाई। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो इस पे चार्ज कितना होगा? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन है, मतलब दो प्रोटॉन जितना चार्ज होगा। मास कितना होगा? 2mp प्लस 2mp, मतलब 4mp।
इतना आया, इतना आ गया। हाँ, अच्छा यहां से देखो एक चीज, एक्सेलरेशन कितनी आती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू ई बटे एम, क्यू ई बटे एम। अब इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ई, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनकी एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू बटे एम पे, क्यू बटे एम पे। इतना आया। हाँ, तो ए पी रेशियो ए डी रेशियो ए अल्फा इज इक्वल टू क्यू पी बटे एम पी रेशियो क्यू डी बटे एम डी रेशियो क्यू अल्फा बटे एम अल्फा। है ना, हाँ या ना, हाँ ठीक है। किसके बराबर हो गए, क्यू पी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है ई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है एम पी, बहुत बढ़िया। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है ई, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 2 एम पी, बहुत बढ़िया। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 2 ई, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4 एम पी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ई ई ई कट गया, एम पी एम पी एम पी कट गया, बचा क्या 1:1/2, और ये भी 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। हाँ ठीक है, मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2/2 मतलब 1, और इसको भी क्या आ जाएगा 1, तो इन तीनों का रेशियो कितना आया 2:1:1 आ गया, 2:1:1, मतलब इनका रेशियो देखना 1:1 है ना, मतलब न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी। आ गया, आ गया, हाँ ना, छापो इसको। ये चीज यहां पे याद रखना, ये चीज यहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट, बिठा दो, ओके। आ गया था, आ गया था, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक कंसेप्ट वाली बात करूं, एक कंसेप्ट वाली बात, ठीक है, तैयार, तैयार है ना, हाँ। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ हो, कहीं पे भी लिखा हो किसी सवाल में, अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, मैंने तुमसे कहा कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है, इस बॉडी पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है। हाँ, नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है बताओ, इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है, कौन कौन से मतलब, पहला ये है कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे रुकी हुई है, उसके पास ना तो कुछ वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन तो यार क्या ही होगी, मतलब वेलोसिटी वहीं कुछ भी नहीं है, रुकी हुई है, वेलोसिटी नहीं है, रुकी हुई है बॉडी, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, रुकी बॉडी में एक्सेलरेशन थोड़ी होगी, हाँ है ना, हाँ ठीक है, इतना आ गया। अच्छा दूसरी चीज, दूसरा मतलब इसका क्या हो सकता है, देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, अगर ये चीज 0 है, अगर ये चीज 0 है, तो अगर मैं dt को ऊपर यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो dv इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही,
वेलोसिटी में जो चेंज आया वो जीरो है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। और कौन सी चीज चेंज नहीं करती? जो चीज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट चीज कभी भी चेंज नहीं करती। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि इस केस में वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट होगी, है ना? क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी? इतना आया, इतना आया, है ना? मतलब एक्सेलरेशन जीरो होने के दो केसेस हैं, या तो बॉडी ही रेस्ट पे है, रुकी पड़ी है एकदम। दूसरा क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी का चेंज जीरो आएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो भी जीरो आ जाएगा। इतना आ गया? हाँ। अच्छा, जब नेट फोर्स जीरो होती है ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तब या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, और अगर वो चल रही हो तो वो कैसे चल रही होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वो एकदम से बॉडी को रेस्ट पे मान लेते हैं। अरे किसने कहा? बॉडी मोशन में भी तो हो सकती है ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। हाँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्या एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना? हाँ, आ गया। हाँ, तो ऐसे ही एक स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से सवाल हैं स्पेशल वाले? क्या कहा इन्होंने कि मेरे पास एक चार्ज था क्यू, इसको मैंने छोड़ दिया। मेरे पास एक चार्ज था, ऐसे कुछ भी क्यू था, इसको मैंने छोड़ दिया। अब जब मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस को हटा दो, अब ग्रेविटी भी आ गई। ये जो ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो। अभी ग्रेविटी भी आ गई, ठीक है। तो ये नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि नीचे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कितनी? mg फोर्स। ये नीचे गिरेगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूं कि ये नीचे ना गिरे, अगर मैं चाहता हूं कि ये नीचे ना गिरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूं कि ये ऐसे रुका रहे, हवा में रुका रहे, ये हवा में रुका रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि इस चीज को नीचे ना गिरने दे, जो कि इस चीज को नीचे ना गिरने दे। मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे था, मैंने इसको, मतलब पहले मैंने पूरा प्रबंध कर दिया कि इसके ऊपर एक फोर्स लगे ऊपर की तरफ, एंड मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये हिला भी नहीं थोड़ा सा भी, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, एंड इसके ऊपर ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही है f। तो ना तो ये नीचे जा सकता है ना तो ये ऊपर जा सकता है। तो ये कैसे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। कैसे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। बट ये फोर्स आएगी कहां से? क्या ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा सकता हूं? हाँ, ये चार्ज है q, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं एक, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, क्योंकि जिस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ में फोर्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस उसी तरफ फोर्स, तो कितनी फोर्स लगेगी? क्यूई। कितनी फोर्स लगेगी? क्यूई, है ना? कितनी फोर्स लगेगी? क्यूई। इतना आ गया? इतना आ गया? हाँ। तो ये चीज कैसे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहेगी। कैसे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। या तो अगर इसने पहले ही नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया था, अगर इसने पहले ही नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया था, मान लो देखो, दो कंडीशन है यहाँ पे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आराम से फिर से समझाता हूँ। अगर ये बॉल ऐसे था, कहाँ समझा, यहीं पे समझाता हूँ। अगर ये बॉल ऐसे था, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इसको पकड़ा हुआ है, इसको बस ऐसे पकड़ा हुआ है। जब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, जब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तब भी तो नीचे की तरफ कुछ mg फोर्स लग रही होगी। हाँ, बिल्कुल लग रही होगी। एंड मैंने पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एक लगा दी। अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, पहले ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऊपर की तरफ, जो कि इस पे कितना फोर्स लगाएगी? क्यूई। अब इसके बाद मैंने छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, क्यूई और mg बराबर है। मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है जिसका फोर्स इसके बराबर हो जाए। अब मैंने इसको छोड़ दिया। जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इस पे नेट फोर्स कितना था? जीरो था। तो ये कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो ये कैसे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इसने कुछ मोशन ही नहीं किया। इसको जैसे मैंने छोड़ दिया, इसका नेट फोर्स जीरो था, तो ये कुछ मोशन ही नहीं कर पाया। अच्छा, अब अगर मैं इसको छोड़ दूं,
तो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, हाँ, और ये नीचे थोड़ा सा गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया यहाँ तक। जब ये थोड़ा सा नीचे गिर गया तो इसके पास नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी भी। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ ही जाएगी ना, हाँ। इसके बाद वेलोसिटी इसके पास कुछ ना कुछ है, उसके बाद मैंने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एंड अभी इसके बाद इसके ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगी QE। तो इस केस में देखना अब जाके फोर्स इसकी नेट फोर्स 0 हो रही है, बट इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। तो अब ये कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सिर्फ यही चीज समझानी थी आगे, कि अगर ये पहले ही रेस्ट पे था और इसकी नेट फोर्स 0 हो गई तो ये रेस्ट पे रहेगा। अगर ये पहले ही मोशन में था और उसके बाद नेट फोर्स 0 हुई तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा। इतना आ गया, हाँ। तो कुल मिला के ये हमें नहीं पता कि ये कैसा था, तो ये रेस्ट भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है, या कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस सही है, पर इस सब का कहने का मतलब क्या है कि इस पे नेट फोर्स 0 है। इन दोनों ही चीजों के कहने का मतलब क्या है कि इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये जो चार्ज है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इतना आ गया, हाँ। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, QE को बराबर किसके कर देंगे, mg के, हाँ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा है तो हम क्या कर देंगे, mg बटे q। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं भाई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो। अच्छा, अगर हमसे इतना बोला है कि कितना चार्ज रखें तो क्या होगा, mg बटे e। भाई इतना चार्ज रख लो। क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ सकता है ना, हो सकता है किसी ने मास पूछ लिया, तो इसी इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इसी इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आ गया, हाँ। अच्छा, कई बार क्या पूछते हैं कि इस बॉडी पे Q चार्ज है, ठीक है, हमें पता है भाई, मतलब पहले हमसे Q चार्ज निकलवाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालें कि इस पे Q चार्ज आ जाए। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के आने से या जाने से आता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे कि ये ऐसे रहे, रेस्ट पे रहे या इक्विलिब्रियम पे रहे। तो पहले क्या सोचना है, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, हाँ। मतलब QE इज इक्वल टू mg, वहां से हमने निकाल लिया Q कि इस पे इतना चार्ज तो होना चाहिए। चार्ज तो हमने निकाल लिया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालें, हमें पता है Q इज इक्वल टू Ne, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q की जगह मैं क्या रख दूंगा, Ne इज इक्वल टू mg बटे E। और अगर मुझे n निकालना है तो मैं क्या रख दूंगा, mg बटे E, यहाँ नीचे आ जाएगा, mg बटे E। तो अगर हमसे सिंपली चार्ज पूछा हुआ है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और अगर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां से गए होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से गए होंगे ताकि यहीं पे रहे, रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, तो हम Q इज इक्वल टू Ne से n निकाल देंगे। आ गया, आ गया, है ना, क्या इतना आ गया, हाँ। अच्छा, अगर 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 ये चार्ज माइनस Q होता तो तब भी इस पे नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगती है mg, एंड तब भी इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती QE। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ तो फोर्स ऊपर की तरफ, किसके केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में। आ गया इतना, आई होप इतना सब कुछ फील हो गया होगा। आ गया इतना, ठीक है, छापो इसको, छाप लिया, छाप लिया, मिटा दूं, है ना, मिटा दूं।
आ गया इतना पूरा? पूरा आ गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, क्या है वो टॉपिक? मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? वही यूनिफॉर्म वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फिर से हमारा वही ग्रेविटी फ्री स्पेस। कौन सा? ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चित्रकारी कर लूँ पहले, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी सी एक फिगर बना दूँ। ठीक है, तो ये है एक पॉजिटिव प्लेट और ये है एक नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। आ गया इतना? अरे आ गया, हाँ ना, हाँ। अब मैंने क्या बोला, पिछले वाले केस में देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, चार्ज भी उसी की डायरेक्शन में था। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज का मोशन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अभी क्या होगा, एक चार्ज, अभी क्या होगा, एक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा, कुछ ना कुछ u वेलोसिटी के साथ, कुछ ना कुछ u वेलोसिटी के साथ आएगा। इतना आ गया? हाँ। तो मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर की तरफ। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, आगे पढ़ेंगे हम। तो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, कुछ ना कुछ ई आ गई, हाँ। और मैंने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज को फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है। अब ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहाँ पे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये सीधा सीधा आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, जैसे ही यहाँ पे आया, इसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी थी u, इसके पास आगे की तरफ एक वेलोसिटी थी u, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स, उसी तरफ फोर्स, कितनी फोर्स? क्यू। हाँ। अब यहां पे देखो, जाना है आगे की तरफ जाता है, फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रही है। जाना है आगे की तरफ जाता है पर फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये आगे जाएगा या ऊपर जाएगा? दोनों तरफ जाएगा, ये आगे भी जाएगा और ये ऊपर भी जाएगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा? कैसा पाथ फॉलो करेगा? ऐसा कुछ पैराबोलिक पाथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। देखो, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है, बट फोर्स इसकी ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ है, फोर्स इसकी ऊपर की तरफ है, तो ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब पता नहीं ऐसे सीरियस मोमेंट्स में हंसी क्यों आ जाती है, मुझे भी आज तक पता नहीं लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो ये आगे भी जाना चाहता है और ये ऊपर भी जाना चाहता है, तो ऐसा कुछ पैराबोलिक पाथ पकड़ेगा। इतना आया, इतना आया, हाँ इतना आ गया, अरे हाँ ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ तो हुआ क्या, ये जाना तो ऐसे जाता था, बट गया कैसे, ऐसे। जाना ऐसे सीधा जाना था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कुछ पैराबोलिक पाथ में ऐसे चला गया। इतना है, हाँ। अभी हम क्या क्या निकालें, आओ भाई देखते हैं यार क्या क्या निकलता है, जो जो निकलेगा सब सब निकाल देंगे। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जब इनिशियल वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो, फोर्स या एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में हो, कुछ भी हो, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, इसको तोड़ दो। तोड़ दो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग कर दो एंड दोनों को सेपरेटली स्टडी करो। सबसे बेस्ट अप्रोच इसे ऐसे क्वेश्चंस की यही है। तो पहले ये आ गया एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस। इन दोनों के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ये एक्स एक्सिस u है ना, ऊपर वाला हुआ वाई एक्सिस, इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पे देखो, क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है, फोर्स एक ही है ऊपर की तरफ वाई में, क्या एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स है, नहीं। तो यहां पे मैं अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस में फोर्स कितनी है, जीरो। अच्छा अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, हाँ मतलब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है। अब सोचो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। क्या ये बॉडी रेस्ट पे है, नहीं यार इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो मतलब बॉडी रेस्ट पे तो नहीं है। तो दूसरी चीज क्या बची, एक्सेलरेशन जीरो पे, दूसरी चीज क्या बची, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इसकी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो जितनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही इसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, कितनी, u। एक्स एक्सिस में जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। इतना आ गया, इतना आ गया, है ना, इतना आ गया, हाँ। अच्छा जब एक्सेलरेशन जीरो होती है, जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तब तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब एक इक्वेशन वैलिड होती है, कौन सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज कब वैलिड होती है, सिर्फ तभी जब एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। स्पीड कितनी है, u, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से लेके यहां तक कवर किया इसने, यहां से लेके एक्स एक्सिस में इतना ही तो कवर किया, देखो यहां से लेके यहां तक। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, क्या ये डिस्टेंस इस प्लेट की लेंथ जितना है, हाँ ये डिस्टेंस इस प्लेट की लेंथ जितना है, हाँ। तो अगर प्लेट की लेंथ दी हुई होती d, तो क्या मैं ये बोल सकता था ये डिस्टेंस कितना हुआ d, जितना ये चला, ये डिस्टेंस जितना चला इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना होगा d, हाँ d बटे t, t टाइम कुछ भी, तो u इज इक्वल टू डी बाई टी। अगर मैं यहां से t निकालू क्या हो जाएगा, d बटे u, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। इतना आ गया, हाँ। तो ये चीज तो थी एक्स एक्सिस वाली ऑब्जर्वेशन। वाई एक्सिस में क्या क्या आएगा, वाई एक्सिस में क्या क्या आएगा देखते हैं। देखो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ थी, वाई में तो कुछ था ही नहीं, वाई में तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, जीरो, ठीक है। अच्छा वाई एक्सिस में फोर्स कितना है, देखो ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में फोर्स कितना है, QE, वाई एक्सिस में फोर्स कितना है, QE। अच्छा वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, QE बटे m, QE बटे m, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो,
नहीं, जीरो कैसे हो जाएगी? जीरो तो तब होगी ना, ये दोनों तो तब सेम होंगे ना जब एक्सेलरेशन जीरो हो। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो तब सेम होंगे ना जब एक्सेलरेशन जीरो हो। बट यहाँ एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, मतलब वेलोसिटी भले ही, मतलब वेलोसिटी जरूर कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी। हाँ, तो कितनी होगी, कैसे निकालें? u प्लस एटी लिख दूं? अरे हाँ, u कितना है, जीरो, तो वी वाई इज इक्वल्स टू एटी आ गया। हाँ, a कितना है, क्यू ई बटे एम इंटू टी, क्यू ई बटे एम इंटू टी। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी y में वो कितनी होगी, क्यू ई टी बटे एम, क्यू ई टी बटे एम। अच्छा, एक चीज देखो, क्या ये टाइम यही वाला टाइम होगा? अरे ऐसे कैसे, अभी तो दोनों एक्सेस का अलग अलग करवा रहे थे, अभी टाइम दोनों सेम बोल दिया, ऐसे कैसे? देखो, जितने टाइम में ये आगे चला x में, उतने ही टाइम में तो ये y में ऊपर गया, उतने ही टाइम में तो ये y में ऊपर गया। टाइम तो दोनों एक्सेस का सेम ही होगा ना। जितने टाइम में कोई भी बॉडी x एक्सेस में आगे गई, उतने ही टाइम में वो y एक्सेस में ऊपर गई। हाँ, मतलब मैं इस टाइम को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। हाँ, यही तो समझा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, t को मैं dy u लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू ई डी बटे एम यू। क्या लिख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, छापो इसको, छापो इसको, छाप दिया, मिटा दूं, मिटा दूं, है ना, मिटा दूं। मिटा दूं, ओके। याद रखना, याद रखना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है u। इसमें टाइम कितना लगा, डी वाई यू, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आई, क्यू ई डी बटे एम यू, क्यू ई डी बटे एम यू, क्यू ई डी बटे एम यू। आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज था, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो वो ऐसे सीधा निकल जाता, सीधा निकल जाता, सीधा निकल जाता ना, है ना? तो ये जो चार्ज था वो सीधा निकल जाता इसी डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस वाली डायरेक्शन में सीधा निकल जाता। हाँ, इतना ऊपर ना होता जितना ही अभी है, इतना ऊपर ना होता, बट जाता तो एक्स एक्सेस में ही ना सीधा। हाँ, बट ये ऊपर किसकी वजह से गया, क्योंकि ऊपर एक फोर्स लग रही थी, ये ऊपर एक फोर्स लग रही थी, और इस फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आया, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, जो कि अभी हमने निकाली, जिसको हमने क्या बोला, वी वाई। इसका मतलब इस बॉडी के पास एक्स एक्सेस में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वी एक्स, एंड वाई एक्सेस में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वी वाई। तभी तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों वेलोसिटी हैं, तभी दोनों मोशन हो पा रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से जो इस बॉडी की नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी, इस तरफ, बॉडी की नेट वेलोसिटी जो कुछ इस तरफ होगी। हाँ, देखो, जाना ये ऐसे चाहता था, बट देखो, जाना ये, जाना ये, जाना ये ऐसे चाहता था, बट गया ये ऐसे नेट वेलोसिटी की तरफ। तो क्या कुछ थीटा एंगल का डेविएशन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, डेविएशन हुआ, कुछ भी हुआ? हाँ, जाना ऐसे चाहता था बट गया ऐसे, कुछ थीटा एंगल ये डेविएट हो गया अपने पास से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा, कितना डेविएट हुआ, सोचो, ये चार्ज है, ये जाना ऐसे चाहता था, पर इसके पास एक ऊपर की तरफ भी वेलोसिटी आ गई, जिसकी वजह से इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरफ हो गई, और एक थीटा एंगल कुछ डेविएट कर गया।
यही हुआ। हाँ, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटे वी एक्स? ये कैसे? देखो, इसी वी वाई को मैं थोड़ा इधर की तरफ ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी वी वाई को मैं इधर की तरफ थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, अब अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो tan थीटा क्या आ गया? वी वाई बटे वी एक्स। थीटा क्या है? कितना डेविएट हुआ, कितना एंगल डेविएट हुआ। वी वाई कितना आया था? क्यू ई डी बटे एम यू। एंड वी एक्स कितना था? अरे यू एक्स और वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम थे, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था। कितना था? यू के बराबर ही था। इसका मतलब जो tan थीटा है वो कितना आ गया? क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर, क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर, क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर, क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर। तो अगर किसी ने बोल दिया फाइंड डेविएशन, फाइंड डेविएशन कितना आया, तो tan थीटा हम निकालेंगे किससे? क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर। tan थीटा हम निकालेंगे क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर। मान लो tan थीटा की वैल्यू आई कुछ ना कुछ √3। इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आया कुछ √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा, है ना? आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज की एक फील दिलाता हूं, इसी फॉर्मूला की एक फील दिलाता हूं। क्या हमें यहां से दिख रहा है? tan theta is directly proportional to q, tan theta is directly proportional to e, tan theta is directly proportional to d, tan theta is inversely proportional to m, tan theta is inversely proportional to u square। क्या ये चीज दिख रही है हमें? क्या ये चीज हमें दिख रही है? हाँ ना, दिख रही है कि नहीं? हाँ, देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? क्यू ई। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। मतलब चार्ज ज्यादा तो tan थीटा ज्यादा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उतना ज्यादा डेविएशन होगा। हाँ, अब जितना ज्यादा डी होगा, डी मतलब जितने एरिया तक, जितनी लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, अगर छोटी सी लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज को इतना डिविएट होने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी है, इतने से डिस्टेंस पर है। चार्ज गया और थोड़ा सा डिफेक्ट हो पाया। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लंबी लेंथ तक फैली हुई है, बहुत लंबी लेंथ तक फैली हुई है, तो चार्ज ज्यादा डेविएट होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा देर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना? तो जितना ज्यादा देर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहेगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई होगी उतना ज्यादा डेविएशन होगा। हाँ, अच्छा, ये है आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। जितना ज्यादा चार्ज का मास होगा उतना ही वो कम डेविएट होगा। जितना भारी चार्ज, जितना भारी चार्ज उतना ही उसको डेविएट करने में मेहनत लगेगी। तो जितना ज्यादा चार्ज का मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, जितना भारी चार्ज होगा उतना ही कम डेविएशन होगा। हाँ, अगला क्या है? वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी चार्ज की, उतना ही कम वो डेविएट होगा। जैसे देखो, एक है धीरे 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 जा रहा है, धीरे जा रहा है, तो वो डेविएट भी ज्यादा होता जाएगा। एक है तेजी से गया, उसको मौका ही नहीं मिला, वो इतना तेजी से चला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना मौका ही नहीं मिला डेविएट करने का, बहुत कम उसको डेविएट कर पाया। और जो जितना स्लो रहेगा वो उसको उतना ज्यादा डेविएट करेगा। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तेजी से जाएगा, तो उतना ही कम डेविएशन होगा। क्या फील आ गई? क्या पूरे फॉर्मूला की फील आ गई?
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर, क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर। क्या इतना छाप लिया? क्या इतना छाप लिया है ना? हाँ, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, है ना? मिटा दो, ओके। इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये ऐसे चले जाता, ऐसे चले जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये थोड़ा ऊपर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर आ गया। कितना ऊपर आ गया? मान लेते हैं वाई ऊपर आ गया। अब अगर ये वाई किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे तो क्या था, कितना डेविएट हुआ, अगर इन्होंने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, किसी ने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट इन वाई, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आओ भाई इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस में। ये सब कुछ वाई एक्सिस की बात हो रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट में किसमें सुना? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये कितना बचा? हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ए कितना था? क्यू ई बटे एन। और टी, अरे टाइम तो दोनों में सेम था, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। और कितना आया था टाइम? डी बाई यू, डी बाई यू। तो ये कितना आ जाएगा? डी बाई यू का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? डी बाई यू का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्यू ई डी स्क्वायर बटे 2mu स्क्वायर, क्यू ई डी स्क्वायर बटे 2mu स्क्वायर। y क्या आ गया? क्यू ई डी स्क्वायर बटे 2mu स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो d डिस्टेंस है, ये जो d डिस्टेंस है, क्या वो x एक्सिस में है? और ये जो y डिस्टेंस है, क्या वो y एक्सिस में है? हाँ। q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पे एक चीज दिखाई दी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अच्छा d किस में है? x एक्सिस में है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए तो ये क्या आ जाता है? इसी चीज को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इसी चीज का मतलब क्या होता है? पैराबोलिक पाथ, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए। आ गया इतना? आ गया इतना? तो यहां से हमें क्या प्रूव हो गया कि ये पाथ पैराबोलिक है। पहले हमें सिर्फ दिख रहा था, अभी इक्वेशन के टर्म्स में भी प्रूव हो गया कि ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ। इतना आ गया? अरे इतना आ गया है ना? आ गया इतना? ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस पूछ लिया तो हम ऐसे निकालेंगे। याद रखने की इतना कुछ जरूरी नहीं है, हालांकि याद अगर हो गया, जैसे वो tan थीटा वाला था या ये था, याद हो गया तो एग्जाम में काम आएगा, टाइम बचेगा। बट प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। मतलब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करा दिया, ये तो वही थी इक्वेशन ऑफ मोशन बस। याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी आ रहा तो कंसेप्ट को याद रखना कि हमने कैसे इसको डिराइव करा था। ठीक है, मिटा दो इसको, पूरा मिटा दो, ओके।
आ गया इतना? आ गया, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन आया। कौन सा क्वेश्चन आया? इन्होंने कहा कि हमने एक प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को और एक अल्फा पार्टिकल को परपेंडिकुलरली छोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। परपेंडिकुलरली छोड़ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, छोड़ दिया मतलब प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, चार्ज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही कर दिया, ठीक है। देन फाइंड tan theta t रेशियो, tan theta d रेशियो, tan थीटा अल्फा। इन तीनों के tan थीटा मतलब डेविएशन का हमें रेशियो निकालना है। इफ पहला पार्ट क्या है? दे हैव क्या? सेम वेलोसिटी। इफ दे हैव सेम वेलोसिटी, उन तीनों के पास सेम वेलोसिटी है। आओ देखें, tan थीटा का फॉर्मूला कितना आया था? tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डी बटे एन यू स्क्वायर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी तीनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिए गए हैं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सेम लाइन तक फैली हुई होगी, मतलब डी भी सेम होगा। यू इन्होंने खुद बोला हुआ है कि वेलोसिटी इनकी सेम है, तीनों को सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ा गया है। अब बचा क्या? क्यू और एन। इसका मतलब tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एन। हाँ, तो tan थीटा ऑफ प्रोटॉन रेशियो tan थीटा ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो tan थीटा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू क्यू डी बटे एम पी रेशियो क्यू डी बटे एम डी रेशियो क्यू अल्फा बटे एम अल्फा। क्यू ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? ई। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? एम पी। क्यू ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ई। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 2 एम पी। क्यू ऑफ अल्फा कितना होता है? 2 ई। मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4 एम पी। ठीक है, ई ई ई कटा, एम पी एम पी एम पी कटा, ये कितना आ गया? 1:2 इसी चीज को हमने क्या लिखा था? आ गया है ना? ठीक है, अगला क्या है? इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। पहले क्या बोला कि इन दोनों को हमने सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया, सॉरी इन तीनों को हमने सेम वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया। अभी क्या बोला कि इन तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ छोड़ दिया। अब देखो, tan थीटा क्या होता है? क्यू ई डी बटे एम यू स्क्वायर। सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ छोड़ा मतलब इन तीनों की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ एम यू स्क्वायर तो है, अगर मैं हाफ में लेके आ जाऊं तो हाफ लिख दिया, पर ऐसे कैसे? अगर मैंने 2 से डिवाइड करा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी भी वही चीज तो है ये। हाँ ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, हाफ एम यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किया है, और 2 भी एक कांस्टेंट है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ क्यू ही तो बचा। मतलब यहाँ पे tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा ऑफ p रेशियो tan थीटा ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो tan थीटा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्यू ऑफ प्रोटॉन रेशियो क्यू ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो क्यू ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का कितना होता है चार्ज? ई। न्यूट्रॉन का कितना होता है? ई। अल्फा का कितना होता है? 2e। तो ये कितना आ जाएगा? 1:1:2 1:1:2।
तीसरा पार्ट क्या आ गया, इफ दे हैव सेम मोमेंटम, इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम। प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम मतलब तीनों सेम मोमेंटम के साथ छोड़े गए हैं, मतलब तीनों का इनिशियल मोमेंटम सेम है। हाँ, मोमेंटम क्या होता है, mv, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu। हाँ, तो tan थीटा क्या होगा, QED बटे mu स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं ऊपर एक m के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नीचे भी एक m के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो m इंटू एम ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। अरे यार देखो, ऊपर एक m के साथ मल्टीप्लाई करा, नीचे भी एक m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये m इंटू एम कितना बन गया, ये m इंटू एम स्क्वायर बन गया। हाँ, अब एक चीज देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एम यू का स्क्वायर। हाँ, अरे एम यू क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम। अरे वाह, मोमेंटम सेम है, तीनों का कांस्टेंट है, तो एम यू स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो tan थीटा क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इंटू एम, q इंटू एम। तो tan थीटा ऑफ प्रोटॉन रेशियो, tan थीटा ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो, tan थीटा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू QP MP रेशियो QD MD रेशियो Q अल्फा D अल्फा, सॉरी Q अल्फा M अल्फा। Q ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, E इंटू एम पी, ये कितना आएगा, E इंटू टू एम पी, ये कितना आएगा, 2E इंटू फोर एम पी, 2 इंटू फोर एम पी, ई कटा, एम पी कटा, आंसर कितना आ गया, 1:2:8। क्या इतना आ गया, क्या इतना आ गया, क्या इतना आ गया, छापो इसको। क्या इतना आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, बेसिक चीजें सब कुछ कवर कर दी गई है यहाँ पे। जो थोड़े से अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब है ना कि मल्टी कंसेप्ट वाले टॉपिक्स, वो हम अगले लेक्चर में कर रहे होंगे। ठीक है, तो मजा आया आज के लेक्चर में। इस सब के नोट्स बनाओ, जो क्वेश्चन कराए उनको एक और बार ट्राई करो घर में, मतलब घर में बैठे हो सबको एक और बार ट्राई करो अपने आप से। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।